तो बात कर रहे थे हम लोग, अब लगभग सारे बेसिक सेंटेंसेस जो सब बनाना देख लिया, टेंस बेसिक बनाना देख लिया, ऑर्डर बनाना देख लिया, रिक्वेस्ट बनाना देख लिया, सजेशन बनाना देख लिया, इंटरोगेटिव बनाना देख लिया, दो प्रीपोजिशन होगा तो क्या होगा, डिफरेंट प्रीपोजिशन होगा तो क्या होगा। तो जितने बेसिक स्ट्रक्चर हो सकते थे सब हमने देख लिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि इतने से क्वेश्चन बन जाते हैं हमेशा, अक्सर कुछ ही ज्यादा एडवांस लेवल के होते हैं। एक चीज देखना बाकी रह गया अभी बेसिक में, नेगेटिव सेंटेंसेस, कि कोई अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका क्या बनता है। अब नेगेटिव सेंटेंस बाकी रह गया, इसका मतलब सिर्फ बना के दिखाना रहता है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव सेंटेंस का रूल बाकी रह गया, या नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो कोई विशेष स्ट्रक्चर डिफरेंट आता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए कोई डिफरेंट विशेष अलग से स्ट्रक्चर आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी तक हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जो पढ़ते हैं, वही नेगेटिव में भी है। बस कहने के लिए हमें अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का अलग अलग देखना पड़ता है, कहने के लिए अलग अलग देखना पड़ता है, नहीं तो सब क्या है, स्ट्रक्चर बेसिक बनाने का सबका एक है। बस इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, नेगेटिव है तो उसमें नॉट आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव होता है जो फंसा देता है, उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले जो नॉर्मल नेगेटिव बनता है उसकी बनाते हैं। तो नेगेटिव में खाली नॉट होता है, इतनी तो बात है, और क्या होता है। तो सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, कोई इसमें नया स्ट्रक्चर आता ही नहीं कि इसमें मैं नया स्ट्रक्चर आपको बताऊं कि आप जो कर रहे थे उसमें क्या करना है, कि जो भी पैसिव के लिए आ रहा है, कि जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपना आया, ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आया, और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा, फिर V3 आ जाएगा, इतना ही करना है, प्लस बाय प्लस डूअर, इसके अलावा कोई बात नहीं होती। ये बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है कि ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा, इतना ही होना है। मतलब एक सेंटेंस अफर्मेटिव अगर बनाना आ गया तो समझिए सारा बनाना आ गया, सिंपल सी बात है, सारा का सारा बनाना आ गया, कोई भी आप बना सकते हैं, किसी कोई बना सकता है, बस अलग अलग बना के देख लेते हैं। जैसे हमने कहा, हमने लिखा एक्टिव में, यू कैन नॉट रीड दिस बुक, यू कैन नॉट रीड दिस बुक, ये हमें कहना था, यू कैन नॉट रीड दिस बुक, तुम इस किताब को नहीं पढ़ सकते, तुम इस किताब को नहीं पढ़ सकते, यू कैन नॉट रीड दिस बुक। तो अब इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट उसको ले आइए, दिस बुक कैन नॉट, अब कैन नॉट के साथ क्या था, बी लगाना था, तो कैन नॉट बी, रीड का भी रेडी रह जाएगा बी, दिस बुक कैन नॉट बी रेड बाय यू, क्योंकि जब मॉडल्स की बात हुई थी कैन कुड, तो उसमें क्या करना था, मॉडल बदल नहीं सकते, कैन है तो कैन ही है, नॉट है तो नॉट ही है, उसके बाद कैन कुड मे माइट सबके साथ क्या था, बी था, तो दिस बुक कैन नॉट बी रेड बाय यू, यह किताब तुम्हारे द्वारा पढ़ी नहीं जा सकती है। हमने कहा यू डू नॉट रेस्पेक्ट योर फादर, यू डू नॉट रेस्पेक्ट योर फादर, कि तुम अपने पिता की इज्जत नहीं करते, यू डू नॉट रेस्पेक्ट योर फादर, तुम अपने पिता की इज्जत नहीं करते, यही है ना, यू डू नॉट रेस्पेक्ट योर फादर। आवाज आ रही है क्या, यू डू नॉट रेस्पेक्ट योर फादर, तुम अपने पिता की इज्जत नहीं करते, तुम अपने पिता की इज्जत नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बनना है, सिंपल सा बनना है कि योर फादर, योर फादर, अब डू क्या हुआ, प्रेजेंट इनफिनिट है, जो प्रेजेंट इनफिनिट है, तो प्रेजेंट इनफिनिट के साथ एम जा रहेगा, तो फादर के साथ कब, योर है तो ये नहीं कि आर कर देंगे, यहाँ फादर सिंगुलर एक ही है ना, तो इज होगा, योर फादर इज, फिर क्या आएगा, नॉट रेस्पेक्टेड बाय यू, योर फादर इज नॉट रेस्पेक्टेड बाय यू, ठीक है, सिंपल सा है, हमने लिख दिया, जो रूल चलना बस उतनी ही बात है, हमने कर एक्टिव में दे दिया, स्टूडेंट्स शुड नॉट attempt all
क्वेश्चंस। अब इसका क्या करें, इसका क्या करें? स्टूडेंट शुड नॉट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, क्या किया जाए इसका? बना दिया। स्टूडेंट शुड नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, तो कुछ हमें एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। क्या करना है? ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस should not be attempted by students. All questions should not be attempted by students. तो नेगेटिव में कुछ एक्स्ट्रा करने की हमें जरूरत नहीं है। नेगेटिव में कुछ एक्स्ट्रा करने की हमें जरूरत नहीं होती है। सिर्फ जो बनाते आ रहे हैं वही बनाते रहना, जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनाते रहते हैं। हमने कहा you may not have abused your friends, कि तुमने अपने दोस्तों को गाली नहीं दी होती। You may not have abused your friends, तुमने अपने दोस्तों को गाली नहीं दी होती। तो क्या कर देंगे? सिंपल सा बनेगा कि your friends may not have been abused by you। इसमें उलझाता कहाँ, बात फंसती कहाँ है, जरा उसकी बात करते हैं। ये तो सिंपल बन जाएगा, सारे बना, खाली कैन नॉट, वही सा खाली बी लगा नॉट लगा दिया ना, जैसे बनता है बस वैसे ही हेल्पिंग वर्क बाद नॉट नॉट कर देना, वही सारा होना है। मेन कहाँ फंसाता है उसकी बात करते हैं। कभी कभी क्या करता है, ऐसा सेंटेंस देता है, नो वन कैन डू इट। जब ऐसा पूछता है तब फंस जाता बच्चा। अब क्या करें कि नो बडी कैन डू इट, इट कैन बी डन बाय नन, ऐसा बना देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं, इट कैन बी डन बाय नो वन, ये ऑप्शन में रहता है। और बहुत सारे बच्चे यही करके आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यही करके आ जाते हैं, ये ऑप्शन में रहता है। पहला जानबूझ के पहला ही ऑप्शन देगा ऐसा। तो ऐसा कर दे दिया कि नो वन कैन डू इट, नो वन कैन डू इट, और हम बना गया इट कैन बी डन बाय नन, तो ये नो वन, ये गलत हो गया क्योंकि नन शुरू में लिख दिया तो ये ऑलरेडी सेंटेंस बन गया, नेगेटिव हो गया। तो हमको इसको ऐसे, इससे अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया ये। तो हमको नेगेटिव को नेगेटिव ही बनाना पड़ेगा, तो पैसिव क्या बनेगा, इट कैन नॉट बी डन, डन। और अगर हमको कुछ बाय लगाना भी होता तो बाय लगा के हम एनीवन लगाते हैं, यहाँ लगा क्या करते हैं, बाय लगा के एनीवन लगा देते हैं। अगर लगाना होता तो नहीं, लगाने की जरूरत नहीं है बाय, क्योंकि एनीवन क्या, अननोन हुआ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जब अननोन तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या बोलना चाहिए, इट कैन नॉट बी डन, जैसे लिख दिया, nobody has seen me
कि nobody has seen me, किसी ने मुझे नहीं देखा, nobody has seen me, किसी ने मुझे नहीं देखा, nobody has seen me। तो nobody has seen me अगर हम कह रहे हैं तो क्या बनेगा, बन जाएगा I have not been seen, यही बनेगा, बस इतना ही बनेगा। और अगर बाय लगा के कुछ यूज ही करना हो तो क्या यूज करेंगे, आई हैव नॉट बीन सीन बाय एनीबॉडी, आई हैव नॉट बीन सीन बाय एनीबॉडी। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बहुत उलझा देता है लोग, और उसमें उलझ भी जानबूझ के उलझ जाते हैं। तो नोबडी से शुरू करें, नथिंग नो वन से शुरू करें, तो इसमें आप क्या करेंगे कि नॉट लगाएंगे अपने तरफ से, या नॉट, ये नॉन नो वन जो है अपने आप नेगेटिव है, नो वन जो है वो नेगेटिव ही बताता था, नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस नॉट से बनेगा ना। तो नो वन कोई अफर्मेटिव सेंटेंस तो नहीं है, नोबडी लिख दिया, नो वन लिख दिया, नथिंग लिख दिया, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से रखना है, ध्यान देना है इस पर, ये आपको थोड़ा थोड़ा सा उलझाएगा, थोड़ा सा, बस सब एक बार समझ लेने के बाद फिर लोग नहीं उलझते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रख लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो एक आध क्वेश्चन, हर जगह से एक ही क्वेश्चन आना है कभी, बस मैं ये चाहता हूं कि किसी तरह का अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, किसी भी तरह का, तो आप उसको छोड़ कर ना आए, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है और वही डिसाइड करेगा आपकी किस्मत या दो क्वेश्चन आए और वही डिसाइड कर देता है किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा। और इतने सारे कंडीशन में से कोई एक पूछेगा, तो मैं बस ये चाह रहा हूँ कि जितने भी तरह के सेंटेंस बेसिक से पूछे जाते हैं वो सारे आपके पास हो, एग्जाम में लगे नहीं ये कहाँ से नया सेंटेंस आ गया। जो एडवांस वाले बाद में देखेंगे, लेकिन सेंटेंस देखकर आपको हमेशा ये समझ में आ जाए, और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आएगा, ये भी दिमाग में लॉक कर लेना है पहले कि ऐसे जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं यही आता है, तो पहले इसी पर कमांड करना है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाले कभी कभार आते हैं, 10 बार एग्जाम होता है तो उसमें से कभी एक बार होता है, और ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, हर बार आता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बना के देख ली कोई भी, इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखिए, सारे बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन। तो इसलिए जो एडवांस लेवल है उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ना, वो तो कभी कभार आएगा, ये तो हर बार आ रहा है, जनरली आएगा ही, इसको तो इसमें से कभी गलती नहीं होना चाहिए। और बहुत एडवांस लेवल में आ जाएगा तो किसी का भी गलत हो सकता है, तो आपका भी गलत हो सकता है, आपका भी गलत हो सकता है, लेकिन ये सब जो आता है, जो बार बार आ रहा है, अक्सर आ रहा है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसमें कभी गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है, ये दिमाग में सेट करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है कभी कभी स्टेट सेंटेंस क्या करता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मैंगो टेस्ट्स स्वीट, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो जब ऐसा पूछे तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यही है ना, डू, ये वर्ब हो गया, और ये एडजेक्टिव है कि आम खाने में मीठा लगता है। अगर ऐसा, अब इसका पैसिव बनाना है, या स्टोन इज हार्ड, स्टोन टचेस हार्ड, या स्टोन इज हार्ड टू टच, ऐसे होते हैं, स्टोन इज हार्ड टू टच। तो अगर ऐसा सेंटेंस बनाता है तो हमको पैसिव में क्या करना चाहिए, पैसिव में कि जो ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ रहेगा ही रहेगा, फिर टेंस के हिसाब से यहाँ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या वो टेंस जो भी हो, एम हो, इज हो, आर हो, वाज, जो टेंस होगा, जैसे मान लो टेस्ट की जगह टेस्टेड होता तो वाज वर आता, जो भी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी आए, एम इज आर वाज, भीतरी नहीं आना अभी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद ये जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को ले आइए, ठीक है, भीतरी नहीं लाना है, तुरंत भीतरी नहीं लाके, पहले सब्जेक्ट लाए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर एडजेक्टिव लाए, एडजेक्टिव पहले लाए, एडजेक्टिव लाने के बाद व्हेन लाते हैं, व्हेन, और उसके बाद जैसा ये सब्जेक्ट है उसके हिसाब से इट या दे, जो भी सिंगुलर है, इस मान लो मैंगो है तो इट, मैंगोज है तो दे। उसके बाद फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब आता है इसी टेंस को देखते हुए, और तब जाके भीतरी आता है, यानी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल जाता है, ये ध्यान रखना। पहले इसको लिखिए, क्या समझ में आना चाहिए था कि सेंटेंस देखिए कितना छोटा एक्टिव है और कितना लंबा पैसिव है। सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट है उसी को लिखा, फिर
इसके टेंस को देखते हुए जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखा, फिर जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को लिखा, उसके बाद फिर व्हेन लिखा, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से इट या दे लिखा, फिर क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर लिखा वी थ्री वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा। ये जो स्ट्रक्चर बना है एक्चुअली रूल से नहीं बना है, ये ध्यान रखना। लिखने के लिए लोग समझते हैं ये रूल है, एक्चुअली रूल नहीं है। इस सेंटेंस का जो मीनिंग है उस मीनिंग का जो पैसिव बनना चाहिए था, कई पैसिव मीनिंग से बनते हैं, ध्यान रखिए, कई पैसिव और कई नरेशन मीनिंग से बनता है, तो ये वैसा ही है जैसे इट इज टाइम फॉलो होता है, वो भी मीनिंग से बनता है, स्ट्रक्चर से नहीं बनता है, और उसी में लोग फंस जाते हैं। जो भी वॉइस या नरेशन रूल से हटकर मीनिंग पर बेस्ड पूछता है उसमें दिक्कत होती है, हमेशा स्टूडेंट को दिक्कत होती है। स्टूडेंट हमेशा चाहता है कि हर सेंटेंस का रूल होगा, ऐसा नहीं, हर सेंटेंस का वॉइस में रूल नहीं हो सकता, और होता भी नरेशन में भी हर सेंटेंस का रूल नहीं होता, कुछ सेंटेंस के आधार पर बनाना पड़ता है, कुछ सेंटेंस के सेंस के आधार पर बनाना पड़ता है। तो जैसे ये लिखा कि मैंगो टेस्ट स्वीट, तो मैंगो टेस्ट स्वीट का मतलब क्या हुआ कि आम खाने में मीठा लगता है, यही तो मतलब हुआ, आम खाने में मीठा लगता है। तो इसको पैसिव बनाते हैं तो इसका यही तो मतलब होगा, आम को जब खाते हैं या आम को जब खाया जाता है तो वो मीठा लगता है, यही इसका सेंस है कि आम को जब खाया जाता है तो मीठा लगता है, या आम खाने पर मीठा लगता है, यही है ना पैसिव, तो यही बनेगा, जब आम खाया जाता है तो मीठा लगता है, जब आम खाया जाता है तो मीठा लगता है, यही तो सेंस होगा, पैसिव यही हुआ। तो इसी सेंस का ट्रांसलेशन बना दिया कि आम जब खाया जाता है तो मीठा लगता है, यानी सेंस के आधार पे बना दिया। फिर सेंस के आधार पे क्या किया कि सेंस जो बन रहा था उसका स्ट्रक्चर बना दिया, देखो ये सेंस है, इसका ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर पर बनाओगे तो बन जाएगा। तो हम बना के देखते हैं, देखो हिंदी पहले समझ लिए मैंने, कि आम खाने में मीठा लगता है, आम खाने में मीठा लगता है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा कि जब आम खाया जाता है तो मीठा लगता है, जब आम खाया जाता है तो मीठा लगता है, या आम खाने पर मीठा लगता है। तो क्या बनना है इसका पैसिव, इस स्ट्रक्चर का आवश्यक, मैंगो तो मैंगो ही रहेगा कि मैंगो इज के बाद क्या ना, इज क्यों आया, क्योंकि यह टेस्ट था, प्रेजेंट इंक्लूड था, तो इज आया इसलिए इज स्वीट। अब क्या आ गया, एडजेक्टिव की बात की, एडजेक्टिव आ गया स्वीट। अब क्या आना है, व्हेन आना है, व्हेन। अब मैंगो के लिए क्या लिखे, इट लिखे कि दे लिखे, तो मैंगो के लिए इट, क्योंकि सिंगुलर है तो इट लिखे, व्हेन इट। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इसी के साथ चलना है, टेस्ट है तो इजी होगा, इट है तो क्या, इट के साथ इजी। अब क्या, टेस्ट मेन वर्ब ये हुआ, अब क्या करें, व्हेन इट इज टेस्टेड, तो मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, कि आम जब हो गया ना, व्हेन इट इज टेस्टेड, जब यह खाया जाता है तो मीठा लगता है, जब आम खाया जाता है तो मीठा लगता है। या कोई ऐसा कहता है आम मीठा होता है जब खाया जाता है, बिना खाए तो पता नहीं चलेगा ना कि आम मीठा होता है, कैसे पता चलेगा भाई, तो आम मीठा होता है, लेकिन कब, जब खाया जाता है। आम मीठा बिना खाए तो मीठा नहीं होगा ना, आम मीठा होता है लेकिन कब, जब खाया जाता है। सीधा सेंस के हिसाब से बना दिया, इसलिए इसमें रूल नहीं देखना होता, फिर जो सेंस है उसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे तो बनता जाएगा, कोई भी सेंटेंस बन जाएगा। जैसे दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हमने लिखा स्टोन इज हार्ड टू टच, ठीक है, स्टोन इज हार्ड टू टच। अब यहाँ क्या है कि पत्थर छूने में कड़ा लगता है, सख्त होता है, ये कहना चाहते हैं पत्थर को जब हम छूते हैं तो वह सख्त होता है, कठोर होता है, स्टोन इज हार्ड बट इट इज टच्ड। तो इसको क्या बना देंगे पैसिव में, स्टोन को तो स्टोन ही रखना है। अब इज यहाँ पहले से है, और इस चीज का साथ कोई आईएनजी तो है नहीं, नहीं है ना कहीं, तो इज तो इजी रहेगा, अगर आईएनजी होता तो बीइंग लगाने का सोचते, लेकिन तो कुछ है ही नहीं। तो स्टोन इज हार्ड, और ये हार्ड क्या एडजेक्टिव है, आगे स्टोन इज हार्ड, इज पहले से तो हमें कुछ छेड़ना ही नहीं था, स्टोन इज हार्ड। अब क्या करना है, व्हेन। अब स्टोन के लिए क्या आएगा, इट आएगा कि दे आएगा, इट आएगा, स्टोन क्या सिंगल, व्हेन। ये क्या इज है, तो यहाँ भी क्या रहना है, इज। स्टोन इज हार्ड व्हेन इट इज, क्या करते हैं, टच, टस्ट। कि पत्थर भाई कड़ा कब लगा, हमने छुआ ही नहीं पत्थर को, तो क्या कड़ा पता चलेगा किसी को, पत्थर कड़ा है कि सॉफ्ट है कि क्या है, तो जब तक छुएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा।
तो छूने पे ही पता लगे, इसलिए सेंस के हिसाब से बनता कि भाई किसी को पता चला कि पत्थर कड़े हैं तो कैसे पता चलेगा भाई, कोई छुएगा तभी तो, छुआ है नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो स्टोन इज हार्ड, ये स्टोन कठोर होता है, लेकिन कब, व्हेन इट इज टच्ड, जब हम उसको छूते हैं। अगर छुआ ही नहीं तो नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। पता अगर वो जो कठोर होगा कि सब मुलायम, वो तो है ही, लेकिन किसी को पता कब चलेगा, जब छुएगा। इसलिए सीधा सेंस के हिसाब से बनता है कि स्टोन इज हार्ड, पत्थर सख्त तो है, लेकिन कब, व्हेन इट इज टच्ड, जब इससे छुआ जाता है। अगर आप नहीं छुएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सख्त है या नहीं है। क्लियर हो गई बात। ये सब सेंटेंस तो मैं वही करवा रहा हूँ जो एक्चुअली एग्जाम में आया है। एक देखिए और सेंटेंस जो आया है, गॉड टेस्ट्स बीटर, इसलिए उसका नाम बीटर गॉड भी है। गॉड का मतलब यहाँ क्या है, करेला, करेला वगैरह कहते हैं, गॉड कहते हैं, या इसके जाति के जो भी होते हैं, करेले के जाति के, और सब गॉड कहते हैं, इसलिए करेले को तो बीटर गॉड भी कहते हैं। तो गॉड टेस्ट बीटर्स। अब गॉड का मतलब गॉड, गॉड नहीं है, गॉड, गॉड अलग है, ये गॉड, गॉड, गॉड और गॉड में अंतर है, ठीक है। गॉड और गॉड में अंतर है, थोड़ा सा उच्चारण का डिफरेंस, साउंड का। मैं तो भगवान ही बना दिया कि भगवान बड़े बीटर होते हैं, तो ऐसा भगवान कोई बीटर है ऐसा नहीं दिखे कर में। वो तो बेचारे बड़े अच्छे भोले भाले मासूम से इंसान के डर से छुप के बैठे रहते हैं कि पता चले इंसान के सामने आ जाए तो कितने इंसान पीट दे भगवान को कि तुम भगवान हो। है कि नहीं, कितने लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं पीटने के लिए, कि मिल जाए तो फिर बताते हैं क्या होता है। इसलिए बेचारे छुपे रहते हैं, इंसान के डर से ही छुपे रहते हैं। किसी को, बहुतों को मिल जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या करेगा। तो गॉड टेस्ट बीटर, अब क्या बनाएंगे पैसिव में, गॉड टेस्ट, टेंस हो गया, गॉड तो यही रहेगा, GOURD गॉड। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या होगा, गॉड इज, पहले एडजेक्टिव लाना है, एडजेक्टिव क्या है, बीटर, गॉड इज बीटर। अब क्या लाना है, व्हेन, अब व्हेन के बाद क्या लाना था, इट या दे, तो गॉड GOURD गॉड सिंगुलर है तो क्या होगा, इट। अब इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लाना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, यहाँ के टेस्ट पर डिपेंड करता है, टेस्ट से तो क्या होगा, इज, टेस्ट ही है तो टेस्टेड। God is bitter when it is tested. God is bitter when it is tested. है कोई दिक्कत, कोई समस्या है, बस समझ लेना था। कभी कभी एक तरह का सेंटेंस और आता है, उसमें बच्चे लोग बहुत फंसते हैं, बच्चे लोग बहुत फंसते हैं। वो सेंटेंस कैसा होता है, तो लिख देगा, we made him captain। अब यहाँ पर जो बेसिक वीडियो में मैंने बता रखा था या बताया है, उसकी जरूरत है। उसमें मैंने बता रखा है डिफरेंस की, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और फिर मैंने साथ साथ बता रखा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और नॉमिनेटिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो उस समय जब हम लोग बताते हैं तो उस समय लगता है अच्छा, अब देखो, अब उसके बिना, उसको बिना समझे ये समझ भी नहीं आ सकता। यहाँ सबसे ज्यादा जो गलती होती है लोगों की, वो गलती ये होती है कि इसमें भी स्टूडेंट सबसे पहले ये समझते हैं कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है। क्या समझते हैं गलती, दो ऑब्जेक्ट। जैसे आई गेव हिम अ बुक, तो आई गेव हिम अ बुक में दो ऑब्जेक्ट है, हिम और बुक। तो वैसा ही सेंटेंस से समझते हैं कि ये भी, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है। और जहां दो ऑब्जेक्ट होता है तो रूल ये होता है कि दो ऑब्जेक्ट को दो तरह से बना सकते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। ये उसमें भी कोई डाउट नहीं कि दो ऑब्जेक्ट दो तरह से बनाइए। लेकिन भाई साहब, दो ऑब्जेक्ट हो तब तो, दो ऑब्जेक्ट हो तब तो, ये तो दो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। या तो ऑब्जेक्ट एक ही है, और वो ऑब्जेक्ट कौन है, हिम। ये तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है कैप्टन, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये कैप्टन किसके लिए आया है, हिम के लिए ही आया है, हिम के लिए ही कैप्टन आया है। तो इसके लिए सब वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसका नाम है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो बार बार एक ही चीज को एक्सप्लेन ना करें, इसलिए मैंने उसको बना रखा। 15 12 to 15 क्लासेस होगा, जब भी एग्जाम वगैरह हो जाए तो उसको आराम से देख लीजिएगा, सबके लिए कंपलसरी होता है। देखिए, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। आई गेव हिम, बुक में हिम कोई और है और बुक कोई और है ना, हिम कोई और है और बुक कोई और है, इसलिए दो ऑब्जेक्ट है। लेकिन आई मेड हिम कैप्टन, जो कैप्टन है वो वही है,
इसी को आपने कैप्टन बनाया था, दो कैसे ऑब्जेक्ट हो गए? यही व्यक्ति कैप्टन बनाया, वही आदमी है, वही कैप्टन है। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है, या ऑब्जेक्ट के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसको दो ऑब्जेक्ट मानना ही नहीं है। इसको क्या कहेंगे? कैप्टन को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर किससे बनेगा भाई? फिर तो नॉर्मल हो गई कहानी, फिर हिम से बनना था, बदल नहीं थी। तो यही समझना था कि इसमें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। भाई जब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्ट हुआ ही नहीं, तो फिर तो नॉर्मल बनेगा ना, कि ये वी है, मेड पास्ट इंडेफिनिट है, हिम ऑब्जेक्ट है, बस हो गया, नॉर्मल बनना है। नॉर्मल कैसे बनेगा भाई? अब नॉर्मल वाला रूल लगाइए, क्या है कि वी मेड हिम कैप्टन, तो हमने क्या कर दिया? ही, इसको बना दिया ऑब्जेक्ट, ही वाज मेड क्या? कैप्टन। तो उससे कैप्टन बनाया गया। बायस चाहे तो लिखिए, चाहे तो नहीं लिखिए, बायस लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। ही वाज मेड कैप्टन बायस, चाहे तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। ये लिखना बायस कोई कंपलसरी नहीं है, चाहे तो लिख भी दें। अगर आप सारे ऑप्शन में हो तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ही वाज मेड कैप्टन बाय अस। ठीक है, हमने लिख दिया। दे इलेक्टेड मी प्रेसिडेंट, दे इलेक्टेड मी प्रेसिडेंट, दे इलेक्टेड मी चेयरमैन, कुछ भी, दे इलेक्टेड मी वाइस चेयरमैन, कुछ भी बनाता। तो फिर समझना ये कि इलेक्टेड तो लिख दिया, लेकिन ये मी और प्रेसिडेंट में क्या है? क्या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है? बस लोग ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाते और फिर उसमें चलने लगता है कि रेवोल्यूशन लगाने लगते हैं। भाई रूल वूल की बात नहीं, पहले पहचान तो लो, दोनों में डिफरेंट नहीं है, दो ऑब्जेक्ट नहीं है। मी अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेसिडेंट अलग ऑब्जेक्ट नहीं है। मी अलग ऑब्जेक्ट नहीं है और प्रेसिडेंट अलग ऑब्जेक्ट। जो मी है वही प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट है वही मी है, दोनों एक ही। प्रेसिडेंट जो है मी की और मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, मी क्या बना तो प्रेसिडेंट बना है। ऐसा नहीं कि मी अलग है, प्रेसिडेंट कोई और है। जो मी है वही प्रेसिडेंट है, जो इसमें हिम है वही कैप्टन है। तो ये चीज हम लोग मिस कर जाते हैं, ये चीज हम लोग भूल जाते हैं सेंटेंस में। तो नॉर्मल हिसाब से बना देंगे। किस हिसाब से बना देंगे? नॉर्मल हिसाब से बना देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं ना? मैं बार बार उधर भी चेक करता रहता हूँ। तो क्या बन जाएगा? पैसिव क्या बन जाएगा? तो ये हुआ, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये ऑब्जेक्ट है नहीं, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। मेन ऑब्जेक्ट कौन है? ये तो सिर्फ इसके विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? आई वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, कि मुझे प्रेसिडेंट चुना गया। तो जो मैं है प्रेसिडेंट वही है, अलग नहीं है कोई। आई वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, कि मुझे चुना गया क्या? तो प्रेसिडेंट। आई वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। बाय देम लिखने की जरूरत वैसे भी नहीं है, बाय देम वैसे भी मना कर रखा था कि दे, जो हम जो नहीं लिखते हैं। दे वैसे ही अननोन है, अनसर्टेन है। जो अननोन है, जो अनसर्टेन होता है, उसको तो वैसे भी मेंशन नहीं करते। अननोन या अनसर्टेन को बिल्कुल मेंशन नहीं करते, बता रखा है। तो समझ में आ गई बात? एक सेंटेंस और लेते हैं। हमने लिखा ऐश्वर्या was crowned, ये तो पैसे भी मैंने बना दिया। they crowned ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड, कि उन लोगों ने ऐश्वर्या को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया, या उन लोगों ने ऐश्वर्या को मिस वर्ल्ड बना दिया। दे क्राउंड ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड, कि उन लोगों ने ऐश्वर्या को मिस वर्ल्ड बना दिया। तो ये कोई क्या, मिस वर्ल्ड कोई और है, ऐश्वर्या कोई और है क्या? ऐसा तो नहीं है ना कि मिस वर्ल्ड कोई और है और ऐश्वर्या कोई और है, ऐसा तो नहीं है। दोनों ही। तो सेंटेंस में कुछ भी देगा, इसमें ये ध्यान रखिएगा, चीज ध्यान रख सकते हैं कि इस तरह के में ज्यादातर जो वर्ब यूज होता है वो इलेक्ट, अपॉइंट, मेड, इससे पहचान सकते हैं। डिक्लेयर,
इस तरह के वर्ड्स होते हैं, तो इससे आप पहचान सकते हैं। सेलेक्ट, इस तरह के वर्ड होते हैं। क्राउन, तो जनरली यही सब वर्ड यूज किए जाते हैं। तो ये 4-5 वर्ड ही ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो आसानी से पहचान सकते हैं। 4-5 वर्ड भी याद रहेगा तो काम चल जाता है, क्योंकि जनरली इस तरह में सेंटेंस में यही सब वर्ड यूज होते हैं। सेलेक्ट, इलेक्ट, अपॉइंट, इसमें कि ऑब्जेक्टिव कंप्लेंट पॉइंट आता है, जो ऑब्जेक्ट दो वर्ड यूज रहता है, दोनों एक ही के लिए दोनों यूज होता है, ये अक्सर बात आती है। तो क्या होगा, दे क्राउंड ऐश्वर्या। क्राउन का मतलब होता है ताजपोशी करना। ये जो क्राउन वर्ड लिखा है, CROWN, क्राउन, क्राउन का मतलब होता है ताजपोशी करना, किसी को ताज पहना। तो क्या बन जाएगा कि ऐश्वर्या was crowned, V2 इसलिए was crowned, ऐश्वर्या was crowned मिस वर्ल्ड। क्लियर है, समझ में आ गई बात? एकदम कोई काम मुश्किल नहीं है। 2-4 सेंटेंस बना के भी हम लोग देख लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए सेंटेंस है थोड़ा सा बना के देख लेते हैं। दो चार सेंटेंस से बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे। जैसे किसी ने पूछ दिया, who did the homework, फटाक से बना दो तो, who did the homework। अब देखो इसमें ऑप्शन में बोल देता हूँ तो इसमें क्या क्या लिखा है, जरा फटाफट बोल देना। तो पहला लिखा है whose homework was done, गया ऐसा। दूसरा है who had done the homework, देखिए did है, had आ गया, ऐसे ही खत्म हो गया। the homework was done by whom, the homework was done by whom, और एक by whom was the homework done, यही होगा ना। तो by, यही मैंने कहा था कि by whom ज्यादा चलता है। by whom was the homework, by whom was the homework done, by whom was the homework done। दूसरा भी बन सकता था who was the homework done by, ऐसा भी बन सकता था। who was the homework done by, ऐसा भी बन सकता था। लिखा है कि how can anyone do this, how can anyone do this। कि how can anyone do this, तो क्या हो जाएगा, how का how ही रहेगा। how, अब मैं छोड़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ रहा था कि आप लोग बना सके। how can this be done by, यहाँ anyone लिखना जरूरी हो सकता है, क्यों? तो हम कहना किसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है, कौन ऐसा कर सकता है। हाउ कैन दिस डन बाय एनीवन, किस, या बाय एनीवन लिखना जरूरी भाई, क्योंकि कैसे किया जा सकता है, कौन कर सकता है, यहाँ बताना जरूरी, बट कौन ऐसा कर सकता है, तो बाय एनीवन। हमने कहा क्वेश्चन है समवन हैज लिट द फायर, किसी ने आग जला दी है। समवन हैज लिट द फायर, किसी ने आग जला दी है। someone has lit the fire, someone has lit the fire। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें someone लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या होगा, the fire has been lit। अब यहाँ पे by someone लिखने की जरूरत नहीं है,
बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द फायर हैज बीन लीड, बाय समवन लिख भी देंगे तो सब जोर का पता नहीं चलेगा। लिख दिया, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, एक्सपेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट तो क्या हो जाएगा, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। सारे देखिए आपके प्रीवियस ईयर के पूछे क्वेश्चन, सारे कितने आसानी से, कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहा पीपल कॉल हिम फूल, कि लोग उसे बेवकूफ कहते हैं। तो सिंपल से क्या, उसे बेवकूफ कहा जाता है, लोग उसे बेवकूफ कहते हैं तो उसे बेवकूफ कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, is called fool। बाय पीपल कहने की जरूरत नहीं, यानी कि बाय पीपल, ही इज कॉल्ड फूल का मतलब ये होता है कि उसे बेवकूफ कहा जाता है। तो कुत्ते उसे बेवकूफ थोड़ी कहते होंगे, गाय उसे बेवकूफ थोड़ी कहेंगे, बकरी उसे बेवकूफ थोड़ी, लोग ही तो कहेंगे। तो बिना पता है कि उसके अंदर उसे बेवकूफ कहा जाता है, उसे अच्छा माना जाता है, तो लोग ही तो मानते होंगे, उसके अगल बगल के लोग होंगे वही तो मानते होंगे, और कौन उसको अच्छा मानेगा। तो इसलिए बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं, बाय पीपल लिखना कोई आवश्यक नहीं है। जगह प्लीज इंटर बाय द लेफ्ट डोर, प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर, प्लीज इंटर बाय द लेफ्ट डोर। अब देखिए इसमें प्लीज जो ऑप्शन मेरे पास है उसमें लेट वाला कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ इसमें क्या क्या कि लेट द डोर, लेफ्ट डोर बी इंटर्ड बाय यू, यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटर बाय द लेफ्ट डोर, लेट इट बी इंटर्ड बाय द लेफ्ट डोर, द लेफ्ट डोर इज रिक्वेस्टेड टू बी इंटर्ड। आया ही नहीं, ये तो बता के लेट के बाद क्या आना चाहिए, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, लेट प्लीज इंटर बाय द लेफ्ट डोर। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट का कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया, तो लेट का इसमें इस्तेमाल कैसे करें, डोर तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं, कि डोर तो अंदर नहीं आएगा, इसमें यू का कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर रखा है, नहीं कर रखा है, इसलिए इसको हमको अगर चाह कर भी लेट के साथ बनाना चाहे कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी, तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जिसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाता हो तो है ही नहीं। तो इसलिए इस तरह के सेंटेंस में हमको यू आर रिक्वेस्टेड का ही सहारा लेना पड़ेगा, और क्या बनेगा, और इसमें ऑप्शन भी बस वही है एक सही होने वाला, यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटर बाय द लेफ्ट डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटर बाय द। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें तो 1000 क्वेश्चन मैंने बताया था उसको आपको एक दिन पहले ही, कई कई क्वेश्चन इसमें बड़े हुए हैं, तो आपके एग्जाम के तो सारे आए हुए क्वेश्चन इसमें है। इतने ज्यादा क्वेश्चन है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा पूछूं कौन सा, सारे क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, ही मेड द चिल्ड्रन वर्क हार्ड, ही मेड द चिल्ड्रन वर्क हार्ड, he made the children work hard, he made the children work hard। पैसे में क्या होगा, he made 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 the children children work hard। तो मेड वाला बताया था कि अगर मेड हो सी हो मेक सी अलग से रूल बता रखा था, तो क्या होना चाहिए था, द चिल्ड्रन, सबसे पहले चिल्ड्रन, उसके बाद क्या मेड है पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होना चाहिए वर, द चिल्ड्रन वर। अब क्या होगा, ये आ जाएगा V3 मेड, और मैंने कहा था कि सी हियर टच टेस्ट इन सब के बाद क्या होता है, जो
वर्ब आता है उसमें टू नहीं रहता, जब लेकिन पैसिव बनाने रखते हैं तो उसमें टू लगा देते हैं। ये वर्क विदाउट टू है, इसमें टू लगाना पड़ेगा। द चिल्ड्रन वर मेड टू वर्क हार्ड, और चाहे इसमें क्या जोड़ दें, बाय हिम। द चिल्ड्रन वर मेड टू वर्क हार्ड बाय हिम। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसान सारे सेंटेंस को अगर पेशेंस से बनाएंगे, आराम आराम से बनाएंगे, तो सब जितने रूल बता रखे उससे, तो इससे बाहर का आपका सेंटेंस नहीं जाना है। तो सारे सेंटेंस मैंने बता रखे जो बेसिक, तो ये कहने के लिए बेसिक, लेकिन कितने क्लासेस हो गए, 8 क्लासेस। लेकिन इस बेसिक कहने का मतलब, बेसिक कहने का सेंस है कि सारे तरह के कंसेप्ट जिससे क्वेश्चन आते हैं वो बन जाना चाहिए, ये हुआ बेसिक का मतलब। बेसिक का मतलब हल्का नहीं होता है, कई लोग जब बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक का मतलब समझते हैं कि हल्के हल्के ना। बेसिक का मतलब हुआ कि जितने तरह के नॉर्मल सेंटेंसेस आते हैं, जितने तरह के सेंटेंसेस आते हैं, वो सब का रूल हमें पता है। ये है बेसिक का मतलब। ये बेसिक जो कह के पढ़ा रहे थे, ये कह के पढ़ा रहे थे, यानी बेसिक कहने का मतलब ये नहीं था कि हल्के 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 क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे ना। बेसिक कहने का मतलब जितने रूल्स हैं सामान्य, वो सारे हमें पता होना, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का रेशियो रहता है वो सामान्य ही 70% 80% क्वेश्चन से कभी कभार, इतने जैसे मैंने बना रखा है, इतने पढ़ा रखा है, इसमें अगर आप एसएससी का क्वेश्चन बना लेंगे इससे, तो एसएससी का 20 में से 15 प्लस हमेशा बना देंगे। मैं कह रहा हूँ कि एसएससी में एसएससी का क्वेश्चन बन जाए, सीपीओ क्वेश्चन कभी बनाने का मौका मिल जाए, या एस यूपीएससी का क्वेश्चन बनाने का, तो उसमें आप हमेशा 70% बना लेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट, कुछ ही कोई। और आपका जो अपना एग्जाम है उसमें तो बल्ले बल्ले कर देंगे। तो ये सारे बेसिक था। एडवांस के लिए भी हम लोग एक दो क्लास बाद में देख लेंगे, अभी आप लोग इस पर फोकस कीजिए सारे कमांडो की जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 क्लास बाद में देख लेंगे जो एडवांस देखना होगा, इससे बन जाएंगे। ये निश्चिंत रहिए कि एकदम बना के जाइए कि इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके।